नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सभी भाई बहन और गृहिणियों को मेरा जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम बाल विकास, वृद्धि विकास यानी कि चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियोस चैप्टर वाइज रहेंगी। हर वीडियो में आपको एक चैप्टर क्लियर होगा और प्रत्येक वीडियो में उस चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ रहेगा। यानी कि यदि आप ये सभी 20 वीडियो देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, पूरी तरह से आपका जो है तैयार हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में उसके बाद बैठ सकते हैं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो बाल विकास पढ़ेंगे, दूसरा हम वृद्धि और विकास पढ़ेंगे, तीसरा वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। दोस्तों, पांचवा चैप्टर अधिगम पढ़ेंगे, छठा चैप्टर हम अधिगम के सिद्धांत, सातवां बालकों में चिंतन एवं अधिगम और आठवां अभिप्रेरण एवं अधिगम, नौवां व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, बुद्धि पढ़ेंगे और विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, स्पेशल चाइल्ड। उसके बाद में 13वां जो चैप्टर रहेगा आपका समायोजन, 14वां शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं और 15वां शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं और 16वां मूल्यांकन। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और क्रियात्मक अनुसंधान और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये जो है RTE शिक्षा का अधिकार, RTE 2009 पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम NCF 20वां जो चैप्टर रहेगा आपका वो NCF 2005 रहेगा। तो इस तरह से हम इस सीरीज में 20 वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक वीडियो में चैप्टर का बिल्कुल निचोड़ रहेगा। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में आने वाली सभी वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। आपका पूरा चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। शुरू करते हैं आज पहला चैप्टर। और दोस्तों, पहला चैप्टर है बाल विकास। बिल्कुल वीडियो नॉन स्टॉप चलने वाली है। बिना समय गवाए हम जो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक विकास, परिमाणात्मक परिवर्तन। तो बालक का जो गुणात्मक रूप से परिवर्तन होना चाहिए और परिमाणात्मक रूप से भी परिवर्तन होना चाहिए। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। तो बाल विकास की प्रकृति जो मानी जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विज्ञानमयी। तो बाल विकास की प्रकृति विज्ञानमयी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। तो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की उपयोगिता है। तो इसमें जो बाल विकास की उपयोगिता है ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाल विकास की उपयोगिता बाल निर्देशन में भी है, बाल विकास की उपयोगिता बालकों के स्वभाव को समझने में भी है और बाल विकास की उपयोगिता बालकों के शिक्षण में भी होती है। अगला जो प्रश्न है, पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता क्या है। तो पूर्व बाल्य अवस्था की जो विशेषता होती है वो होती है उपर्युक्त सभी, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। पूर्व बाल्य अवस्था खिलौने की अवस्था होती है, खिलौनों में बहुत रुचि रखता है और पूर्व बाल्यावस्था में नवीन पद्धतियां जो है बच्चे को रिझाती हैं, यानी नई नई चीज़ें वो सीखता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषता है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों बच्चा आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में मित्र मंडली या समूह निर्माण करना प्रारंभ कर देता है और उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों
बालक जो स्वतंत्रता की भावना रखने लगता है। अगला प्रश्न है बाल विकास कब संपन्न होता है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाल विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को जो 4 भागों में बांटा गया है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसकी जो उपरोक्त तीनों अवस्थाएं हैं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की, एक किशोर अवस्था होती है, दूसरी जो होती है पहली जो होती है शैशवावस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था होती है और तीसरी किशोर अवस्था होती है। ये बाल विकास की अवस्था है दोस्तों। अगला प्रश्न है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा कारक करता है? तो दोस्तों यौन शिक्षा करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। बुद्धि परीक्षण करता है क्या? नहीं करता। खेलकूद का मैदान, बिल्कुल दोस्तों खेलकूद का जो मैदान है वह बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगभग 60 क्वेश्चन मिलेंगे। बाल विकास से संबंधित 60 प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली परीक्षा में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और इसी तरह से दोस्तों सभी चैप्टर्स में जो 70, 80, 90 तक क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए गए हैं जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। अगला प्रश्न है बाल विकास में क्या होता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास में प्रक्रिया पर जो बल दिया जाता है और बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी दोस्तों। बाल विकास में कौन कौन क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। ये सभी 20 पार्ट आपको जरूर देखने हैं। इससे आपका चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में आप धमाल मचा देंगे। अगला प्रश्न है विकास शुरू होता है। तो दोस्तों विकास जो शुरू होता है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। अर्थात दोस्तों ऑप्शन में आपको गर्भावस्था भी मिल सकता है। तो विकास जो है बालक का वह गर्भावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है ऑप्शन 3, यह जीन पियाजे को माना जाता है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक। और विकासात्मक की जो थ्योरी दी थी वो जीन पियाजे ने ही दी थी। अगला प्रश्न है आपका खिलौने की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों खिलौने की जो आयु कहा जाता है ऑप्शन नंबर 1 सही है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बालक का। तो दोस्तों जो शिक्षा की जाती है वह बालक को केंद्र में रख के की जाती है। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है वह बालक का है, यानी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है शैशव अवस्था में शिशु होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शैशव अवस्था में जो शिशु आंत में केंद्रित होता है। अगला जो प्रश्न है कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रश्न करने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी दोस्तों दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने की अवस्था, इसमें बालक जो अनुकरण करता है अपने बड़े जनों का, और खेलने की अवस्था, ये सब पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। जबकि प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों बालक जो है वह द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन समझने लगता है। ये कौन सी बाल्यावस्था की घटना है? उत्तर बाल्यावस्था की घटना है, जो कि संबंधित है द्रव्यमान से, संख्या से और क्षेत्र से। बच्चा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र उत्तर बाल्यावस्था में समझने लगता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के उपयुक्त नहीं है? तो उत्तर बाल्य अवस्था से कौन सा जो विकासात्मक कार्य संबंधित नहीं है, ऐसा आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पुरुषोचित और या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह जो है उत्तर बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य के लिए उचित नहीं है। यही आपका आंसर है। बाकी दोस्तों सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यह उत्तर बाल्यावस्था में देखा जाता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यह देखा जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना, यह भी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? तो नंबर 1 है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या स्वरूप होता है, यह भी बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। आयु के अनुसार किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, यह भी बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नता के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, यह भी बाल विकास में जो अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसके जो सभी तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये सभी यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। अगला जो प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों ये है विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? नंबर 1 है दृष्टिकोण, नंबर 2 है स्वभाव, नंबर 3 है रुचियों और नंबर 4 है आदतों। तो 22 का ऑप्शन नंबर 4 ये आपका जो आंसर हो जाएगा। इस खाली स्थान में ये चारों ही पॉइंट आएंगे कि विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियों और आदतों, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया में जो है ये सभी का विकास शामिल है। किस किस का है? दृष्टिकोण का विकास होता है और विकास की प्रक्रिया में स्वभाव का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में रुचियों का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में आदतों का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में जीवन के मूल्यों का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में व्यक्तित्व का विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में व्यवहार का विकास होता है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में खाली स्थान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में किस में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है शैशवावस्था का और नंबर पॉइंट 1 है शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या वयस्क अवस्था का। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की बात करता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1, 2 और 3 का। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शैशव अवस्था का अध्ययन किया जाता है, किशोर अवस्था का किया जाता है, बाल्यावस्था का किया जाता है। वयस्क अवस्था का जो अध्ययन शैशव अवस्था में नहीं किया जाता है, इसलिए 23 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1, 2 और 3 ठीक है, लेकिन वयस्क अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष का जो बालक होता है वह स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होता है और 6 साल की उम्र में ही बच्चे को स्कूल में बिठाया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष में जो बच्चा स्कूल जाता है, तो 6 वर्ष की उम्र में जो बच्चा स्कूल जाने लगता है। पहली कक्षा में जो एडमिशन होता है बच्चे का वह 6 वर्ष से ही होता है। आगे प्रश्न है 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 या 7 वर्ष का जो बालक होता है दोस्तों वह अहम केंद्रित होता है। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वह है निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्य अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों किसकी भूमिका पूर्व बाल्य अवस्था में, और बालक के कौन से विकास की बात कर रहा है, संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। माता पिता की जो महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हैं माता पिता पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए, कौन करता है? माता पिता। अगला प्रश्न है अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वह बाल्यावस्था की अवधि होती है दोस्तों, और 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोल एवं ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा है? अनोखा काल कहा है। किसको कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है और शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। किसी किसी किताब में दोस्तों आपको शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष भी दी हुई होगी, लेकिन आयोग जो मानेगा वो 0 से 6 वर्ष को शैशव अवस्था मानेगा। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है। तो मिथ्या परिपक्वता काल जो बाल्यावस्था को किसने कहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रास ने कहा है। रास ने कहा है मिथ्या परिपक्वता काल। कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को। तो दोस्तों इसको आप जोड़ सकते हैं, बालकों को मीठा पसंद है, तो बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता काल। और किसने कहा था? रास ने कहा था। तो ये कह लीजिए कि बालकों को मीठा रास नहीं आता है, यानी कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा था रास ने। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। तो बाल्यावस्था में कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी बाल्यावस्था में बच्चे निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति रखते हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है, हर चीज़ के बारे में प्रश्न करता है बच्चा। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना प्रारंभ कर देता है। तो ये उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। तो इसको जो है बाल्यावस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। तो बाल्यावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बाल्यावस्था को दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इन सभी नामों से जाना जाता है। टोली की आयु यानी समूह में घूमता है, जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा है, बक की अवस्था, ये जो है तीनों अवस्थाएं बाल्यावस्था की ही जो है नाम है। अगला प्रश्न है परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? तो 33 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था को ही परिपक्व बाल्यावस्था कहते हैं, और 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सर्वाधिक जो सामूहिकता बच्चे में देखने को ज़्यादा मिलती है। सर्वाधिक अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो 34 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सामूहिकता की भावना सर्वाधिक होती है बाल्यावस्था में। वैसे तो रचनात्मक अवस्था और जिज्ञासा भी होती है, लेकिन ये काम की उम्र नहीं है, काम की तो किशोर अवस्था में पैदा होती है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है सामूहिकता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में परिपाक काल की निम्न में से कौन सी अवधि है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परिपाक काल बोले तो 10 से 12 वर्ष, और यदि ये ऑप्शन में आपको 9 से 12 वर्ष मिले तो वही आपको टिक करना है। तो परिपाक काल या उत्तर बाल्यावस्था जो है वह 9 से 12 या 10 से 12 वर्ष की होती है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने में उनमें क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। यदि आप बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियाँ सुनाएंगे तो उनके अंदर उत्साह का संचार होगा। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है, तो इसमें बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम की तीव्रता भी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। अपेक्षाकृत स्थिर विकास भी जो होता है वह बाल्यावस्था में जो विकास है वह स्थिर हो जाता है, अधिगम तीव्र गति से होने लगता है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता तीनों ही हैं। अधिगम तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में, सीखता बहुत जल्दी है बच्चा, अपेक्षाकृत स्थिर उसका विकास होता है, और यथार्थवादी दृष्टिकोण उसमें पैदा हो जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की पॉइंट 1 है बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। इसका ऑप्शन जो आपका 4 सही हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के ज्ञान को बालकों की बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेता है, उसके अनुसार शिक्षा देता है, प्रकृति को बच्चे की प्रकृति को जानता है और वह उसके अनुसार उसे शिक्षा देता है, और साथ में दोस्तों जो टीचर है वह आर्थिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेके भी उसको शिक्षा देता है। तो तीनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे। इसमें उसकी बुद्धि रुचि भी देखी जाएगी, उसकी क्या नेचर का है बच्चा उसको भी देखा जाएगा, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको भी देखेगा, उसके अनुसार फिर बच्चे को पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है वह सर्वाधिक आवश्यक है प्राथमिक शिक्षक के लिए। एक प्राथमिक शिक्षक को दोस्तों बाल मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग की जो नींव मजबूत होती है तो वह बिल्डिंग भी मजबूत कही जाती है, और प्राथमिक शिक्षा जो है किसी भी बच्चे की नींव है, यही डिफाइन करेगा कि वह बच्चा आगे जाके कैसा बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। दोस्तों बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक की आर्थिक प्रगति में कोई सहायता नहीं करती है। बाल मनोविज्ञान तो बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है। बाल मनोविज्ञान से बालक के निर्देशन में सहायता मिलती है, और बाल मनोविज्ञान से बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में सहायता मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक की आर्थिक प्रगति में कोई सहायता नहीं मिलती है। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि दोस्तों यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ये ऑप्शन आपका सर्वाधिक सही है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है? जी नहीं, क्योंकि अगर बात करें आवश्यक क्या है, तो आवश्यकता तो यह है कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। सबसे ज़रूरी बात तो यही है। अगर बच्चों के व्यवहार को समझ जाए शिक्षक तो उनकी शिक्षा जो है अच्छे सुचारू रूप से वह करवा सकता है, क्योंकि उनके बारे में जानकारी हो जाएगी कि ये किस नेचर के बच्चे हैं। अगला जो प्रश्न है, बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? तो बाल अवस्था में जो विकास है उसको छदम परिपक्वता, छदम मतलब स्यूडो, परिपक्वता का जो है समय कहा है,
और दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रॉस ने। रॉस ने बाल्यावस्था में जो है छद्म परिपक्वता का काल कहा है या मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो बालकों को जो है मीठा रास नहीं आता है, तो मिथ्या को छद्म भी बोलते हैं। आपका सही आंसर रॉस हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक के लिए जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है। और दोस्तों प्राथमिक कक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक आवश्यकता है। बालकों में स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान को समझना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। शिक्षण जो होता है वह मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, तो इसलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान जो है यह बालक के व्यवहार का अध्ययन है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म एवं पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो ने कहा है ऐसा कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये किया है डार्विन ने। डार्विन ने किया है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। और अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विलियम हिली के द्वारा जो सबसे पहले बाल निर्देशन केंद्र खोला गया। अगला इसका आंसर आप जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है विलियम हिली ने खोला। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभ तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रो एवं क्रो ने दी है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के वह आपसे पूछता रहेगा, प्रश्न का आंसर सेम रहेगा लेकिन वह आपको जो है घुमा घुमा के आंसर पूछेगा। प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी। जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये ड्रेवर ने कहा। ड्रेवर ने बोला कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसने कहा, ड्रेवर ने कहा। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर 4 सही हो जाएगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है, परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र वह यह है कि यह जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह किलपैट्रिक ने कहा है। किलपैट्रिक बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था है यह प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, यानी कि बाल्यावस्था में जो बच्चा है वह प्रतिद्वंद्वों में उलझा रहता है। उसका जो सामाजिकरण होता है वह काफ़ी प्रतिद्वंदात्मक होता है। किलपैट्रिक बोलता है कि बाल्यावस्था
प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, किलपैट्रिक ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? तो सबसे तेज जो बालक के दिमाग की गति होती है वह किस अवस्था में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शैशव अवस्था में। दोस्तों, शैशव अवस्था में जो बालक की मानसिक गति जो होती है वह सर्वाधिक तीव्र होती है, शैशव अवस्था इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद बिल्कुल आप अच्छे से कर लीजिए। जीन पियाजे का बाल विकास वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। दोस्तों, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ के संबंधित नहीं है। तो बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित कौन सी चीज़ नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? भाई, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ये तो संबंधित है, इससे जो बच्चे का विकास होगा। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, देखिए पर्यावरणीय विकास होगा इसमें। विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, इसमें सामाजिक विकास होगा। प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, इसमें भी सामाजिकरण का विकास होगा। पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना, दोस्तों न जाना तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। आपको पेडागोजी का एक और जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ पे नेगेटिव सेंस निकले किसी सेंटेंस का, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादातर आपका आंसर निकलता है। तो पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो जाना चाहिए भाई, इससे बालक के सामाजिकरण की जो विकास होता है। तो इसका आंसर भी 4 ही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वातावरण का अर्थ है समाज से। तो सामाजिक अधिगम जो है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वह बालक के विकास में वातावरण संबंधी कारकों को वरीयता देता है, महत्व देता है। किसमें? वातावरण संबंधी कारकों को सामाजिक अधिगम सिद्धांत में। अगला प्रश्न है आपका, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, वह बालक विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? बाल विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये एकीकरण का सिद्धांत है। दोस्तों, पहले पूरे हाथ को चलाता है, उसके बाद में अंगुलियों को चलाता है, फिर हाथ को और अंगुलियों को दोनों को एक साथ एकीकरण करके चलाता है, तो एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस बाल विकास चैप्टर के महत्वपूर्ण 58 क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों, इसी तरह से अन्य 20 चैप्टर्स भी हम पढ़ेंगे। अन्य 19 चैप्टर्स बचे हैं, उन 19 चैप्टर्स को भी 1 बाय 1 इसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के संग्रह के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपको इस वीडियो के क्वेश्चन से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं। तो आगे आने वाले पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा। बाल विकास और पेडागोजी जो है, इसके लिए आपके लिए ये जो वीडियो की जो सीरीज़ हम लेके आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखते रहिएगा। अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। और दोस्तों, यदि चैनल पर उपस्थित आपने अन्य वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपकी परीक्षा की तैयारी में रामबाण साबित होंगी। बहुत ही अच्छे सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस उनमें हैं। मैराथन वीडियोज़ हैं जिनमें एक ही वीडियो में आपको 1200-1500 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऐसी वीडियोस आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी हैं। आप यदि मैराथन को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ में आपको, यदि पहले नहीं पढ़ा है तो आपको वैसे भी तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों, किसी सब्जेक्ट के 1200 से 1500 क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। हर भाई, हर बहन, हर गृहिणी से मेरा निवेदन है कि चैनल को अपने 3 साथियों के साथ में शेयर कर दें। और दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।